का स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपडेट किया था कि बैंक का स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेडी करना है, आपको क्या क्या ऐसा करना होगा जिससे आपका रिजेक्शन ना आए बैंक स्टेटमेंट को लेकर के। तो उस वीडियो से कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रह गई है, जिनको क्लियर नहीं हो पाया है कि बैंक का स्टेटमेंट जो है आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन रह गया है मन में, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट को लेकर। मतलब कि अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पाया है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको कैसे उसको मेंटेन करना है और किस तरह से आप उसको रेडी करेंगे कि आपका रिजेक्शन ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है, कब से आपको उसको तैयार करना शुरू करना है। क्योंकि पोलैंड एम्बेसी की चेकलिस्ट में अब उसमें बताया गया है कि आपको बैंक का स्टेटमेंट 3 महीने का लगाना है। पिछले 3 महीने की सैलरी का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। लेकिन अगर आपको एजेंट बोल देता है, अगर आप एजेंट से अपना वीजा के लिए अप्लाई करवाते हैं, अगर एजेंट आपको बोलता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका वीजा जो है कंफर्म हो जाएगा, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि जब एम्बेसी ने ही ये चेकलिस्ट दे दी है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो कैसे आप बैंक स्टेटमेंट को नहीं लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट पोलैंड एम्बेसी जो इशू करने के लिए कह रही है, उनके पीछे आप ही का फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं है। वो लोग इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने के लिए बोलते हैं ताकि जब आप यहाँ आए तो आपको आते ही तो सैलरी नहीं मिल जाएगी। आपको सैलरी जब आप काम करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, तब जाकर आप उस सैलरी से अपना खर्चा उठा पाएंगे। आपने जो अकोमोडेशन लिया है उसका रेंट दे पाएंगे। किसी किसी को अकोमोडेशन और फूड जो है प्रोवाइड करती है कंपनी, बट जिनको कंपनी अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड नहीं करती है, उनको अपनी सैलरी से पे करना होता है। तो आप कैसे पे करेंगे? या अगर आपको 6 महीने के बाद, अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो वर्क परमिट आपको मिला है, आपको 1 ईयर का मिला है और बीच में ही आपका 6 महीने में आपका काम खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको जॉब सर्च करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो बैंक स्टेटमेंट पोलैंड की एम्बेसी इसी वजह से लेती है कि बीच में अगर आपका काम छूट जाता है, फिर से जॉब नहीं मिल पाती है, तो एक तो आप टिकट लेकर जा सकें और दूसरा ये कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकें। इसी वजह से आपको बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशू करने के लिए बोला जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो बैंक का स्टेटमेंट चाहिए वो टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए, वर्क वीजा के लिए नहीं चाहिए। तो ये गलत है। टूरिस्ट वीजा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वर्क वीजा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देना वर्क वीजा के लिए। तभी आपको वर्क परमिट जो होता है ना, तभी आपको मिलता है और उसके बाद ही आपका रिजेक्शन का जो ऑप्शन है ना, वो कैंसिल हो जाता है। फिर आपको रिजेक्शन नहीं आता अगर आप बैंक का स्टेटमेंट सही से मेंटेन करके अगर आप लगाते हैं तो टूरिस्ट वीजा में मैं आपको ये बता देती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि टूरिस्ट वीजा में जो बैंक का स्टेटमेंट चाहिए वो भी 3 मंथ्स का ही होता है बैंक का स्टेटमेंट। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो तो घूम फिर कर, उनके 3 महीने का ही होता है, वो घूम फिर कर चले आते हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ, उनको टूरिस्ट वीजा के लिए पर डे का उनका 75 PLN एक दिन का उनको खर्चा आता है। अगर वो 3 से 4 दिन का स्टे करते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए, तो 4 दिन का उनका 400 PLN खर्चा आएगा ही आएगा। ये पोलैंड की एम्बेसी ने खुद डिसाइड किया है। तो आप कैसे, आप बैंक का स्टेटमेंट आप नहीं लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे तो आपका तो डॉक्यूमेंट ऐसे भी अधूरा रह जाएगा। तो ये सब बातें अभी हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। अभी तक मैंने आपका वेलकम नहीं किया है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। एक यूट्यूबर ऐसा है जिनका वीडियो मेरे पास आता है, लेकिन मैंने उनकी कितनी सारी वीडियो देखी हैं, वो हर वीडियो में अपने सब्सक्राइबर को, मुझे ऐसा लगता है कि डीमोटिवेट करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से जो लोग भी हैं आप बाहर निकलें। उनके हर वीडियो में ये मैंने सुना है कि आप अभी ट्राई मत करो, आप इस कंट्री के लिए ट्राई मत करो, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत टफ है। तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है उनका इंटेंशन दूसरा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डीमोटिवेट करते हैं आपको। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने उनकी कितनी सारी वीडियो देखी है। हर वीडियो में कहीं ना कहीं वो जाकर अपने सब्सक्राइबर को ऐसा लगता है कि वो मना करते हैं कि आप इस कंट्री के लिए ट्राई मत कीजिए, इस कंट्री का ये प्रॉब्लम है, उस कंट्री में जॉब नहीं है, अगर आप आएंगे तो 6 महीने में ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा वो बताते हैं अपनी वीडियो में, जिससे ऐसा लगता है कि वो अपने सब्सक्राइबर को डीमोटिवेट कर रहे हैं। उनका मन ही नहीं है कि कोई इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल से, अपनी कंट्री से मतलब बाहर आकर के वो भी अपनी लाइफ को अच्छी करें।
मैंने उनकी हर वीडियो में ऐसा देखा है, और मैं हेट करती हूँ ऐसे लोगों से कि अपने सब्सक्राइबर को या जो लोग भी उनको देख रहे हैं उनको मोटिवेट नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि खुद तो वो बैठे हैं यूरोप में, लेकिन सामने वाला जो ट्राई कर रहा है, उनके कमेंट्स भी मैंने कितने सारे देखे हैं, कोई ऐसा रिप्लाई नहीं है उनका ऐसा कि जिससे उनके सब्सक्राइबर जो हैं मोटिवेट हो जाएं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का अच्छा हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सभी का अच्छा हो। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है। खैर, इन सब बातों को साइड में रख करके मैं आपको बताती हूँ जो टॉपिक है हमारा, बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे रेडी करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन से, मतलब आपने जब से वीजा के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन जब आपने कर दिया है, उस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए अपना बैंक का स्टेटमेंट, मतलब मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। आपने एप्लीकेशन के लिए आप दे दिया, अब आपको पता ही है कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया है तो मुझे अपॉइंटमेंट की डेट आनी है, तो आप अपना सैलरी मेंटेन कीजिए। आपकी सैलरी तो आती होगी, जैसे आप जॉब जहां कर रहे हैं वहां से सैलरी आपकी आती होगी, उस टाइम से लेकर अपॉइंटमेंट तक आप अपनी 3 महीने की सैलरी आप मेंटेन कीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन उस सैलरी को आपको टच नहीं करना है। टच नहीं करने का मतलब मेरा इसलिए है, टच नहीं करने का मतलब मकसद मेरा इसलिए बताना है कि अगर आप टच नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो 20,000 करते करते 3 महीने में वो 60,000 तक ही पहुंचेगी। लेकिन इसमें एक ये है कि आपकी सैलरी जो आपको बैंक का स्टेटमेंट रेडी करना है, कम से कम उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। 2 लाख भी है तब भी चलेगा। तो इससे आपका क्या होगा, सैलरी मेंटेन हो जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट का वो रेडी हो जाएगा। 3 महीने नहीं तो 4 महीने, मतलब जो भी है आपका 2.5 से 3 लाख आपका उसमें अमाउंट हो जाना चाहिए। बस आपको क्या करना, आपको उससे टच नहीं करना है। लगभग 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल ही टच नहीं करना है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने घर में। मैं मानती हूँ सबके घर में खर्चे रहते हैं, ग्रोसरीज हैं, रेंट है, बहुत सारे खर्चे लगे होते हैं, लेकिन तब तक आप सेविंग अकाउंट से काम कीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि मेरा सेविंग अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है, तो मुझे किससे काम करना चाहिए। तो जेन्युइन सी बात है कि आपको सैलरी अकाउंट से ही आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो सैलरी अकाउंट से ही रेडी होगा वीजा के लिए। तो आपका जो सैलरी अकाउंट है, आपकी अपनी सैलरी जो है वो 3 महीने तक उसमें आने दीजिए। कुछ भी अलग से ट्रांजेक्शन मत कीजिए, कुछ भी अलग से डिपॉजिट मत कीजिए। तो ये जो है आपका बैंक स्टेटमेंट जो है सैलरी वाला, ये मेंटेन रहेगा। और कोशिश कीजिए कि जो आपकी सैलरी है वो तो आती रहे, लेकिन बाहर से आप उसमें कुछ भी डिपॉजिट मत कीजिए 2.5-3 लाख रुपए जमा होने में। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर 2.5-3 लाख से कम है तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तो आप सिंगल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ये बैंक स्टेटमेंट जो 2.5-3 लाख वाला है उससे कम में भी आपका जो है वीजा वो अप्लाई हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं है, अपॉइंटमेंट की डेट जब आती है तो जल्दी जल्दी वो लोग क्या करते हैं कि पैसा अकाउंट में अपने डिपॉजिट करवाने लगते हैं। उनका सोचना भी जायज़ है, क्योंकि उनको वीज़ा चाहिए। तो जो होता है ना कि मतलब दिमाग काम नहीं करता है, तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं लोग, अपने अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफ़र करवाने लगते हैं कि कहीं मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको जेन्युइन रहना है। जो भी आपकी सैलरी अगर कम है तो कम ही आपको दिखा दीजिए, 4 महीने का दिखा दीजिए, 3 महीने का दिखा दीजिए, जो भी है बस आपको दिखा दीजिए, ताकि वीजा अप्रूवल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इन गलतियों से पूरा सिस्टम भी खराब हो जाएगा और जितनी आपने मेहनत किया वो आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। फ्रेंड्स, कोशिश ये कीजिएगा कि आपको जो बैंक स्टेटमेंट रेडी करना है वो आपको सैलरी वाले अकाउंट से रेडी करना है। आपको सेविंग अकाउंट से बिल्कुल भी रेडी नहीं करना है। वो तो आपने सेव किया हुआ है, उसमें आपको कुछ भी दिखेगा ही नहीं कि ये सैलरी आपको कहाँ से आई है, कौन सी कंपनी से आई है, कौन सी कंपनी में आप काम करते थे, कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। इसी वजह से सैलरी अकाउंट देखा जाता है, जो उसमें हर महीने डिपॉजिट होता रहता है। अगर आपका 3 महीने में या 4 महीने में आपका 2.5 से 3 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो आपका जेन्युइन है, आपका खुद का अकाउंट है, खुद का खर्चा आप उठा सकते हैं। जितना आता है उतना रहने दीजिए और आप वीजा के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो जेन्युइन है और आपका वीजा हो सकता है अप्लाई हो जाए, क्योंकि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। आपको जितनी सैलरी मिलती है आपने इसी वजह से वीजा के लिए अप्लाई किया है। तो आपको कुछ भी उसमें टच नहीं करना है। कोशिश यही कीजिएगा कि वो इकट्ठा होता चला जाए, इकट्ठा होता चला जाए। जब आपको लगता है कि 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं तो उसके बाद जो सैलरी आती है आप उससे आप अपना थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें बाहर से कोई भी ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, बिल्कुल भी डिपॉजिट मत कीजिएगा।
मेरे साथ ये गलती हो चुकी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अभी आपको शेयर करने वाली हूँ, और कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि उनका रिप्लाई क्या है, मतलब उनका क्वेश्चन क्या है और मेरा रिप्लाई क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर देंगे, उस दिन से आप अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए, जिसमें आपकी सैलरी आपकी कंपनी से या जहां भी आप जॉब करते हैं वहां से जो सैलरी आपकी आती रहेगी, आपके उसी अकाउंट में आएगी, वो दिख जाएगा आपका। तो 3 महीने का स्टेटमेंट इस तरह से आपको बस मेंटेन कर लेना है। इंडिया से जो लोग कर रहे हैं उनका 2.5-3 लाख रुपए इंडियन मनी में के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर जो लोग कतर से, दुबई से, जो लोग वहां से ट्राई कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को, इस बैंक स्टेटमेंट को उनको रेडी करना है, तो उनके लिए भी यही 3 महीने का स्टेटमेंट लगाना होता है बैंक का। तो उनको उनके हिसाब से मेंटेन करना होगा 3 महीने का अपना बैंक का स्टेटमेंट। तो सेविंग अकाउंट में तो बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट से कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको वीजा के लिए ट्राई करना है। तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको वीजा लेना है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अब आपको किस तरह मेंटेन करना है। मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने भी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाया था, जिस वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। उस टाइम पे मैंने वीजा अप्लाई किया था अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद वाला मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने अपनी सैलरी से, मेरे हस्बैंड आने के बाद यहाँ पर वो अपनी 3 महीने की सैलरी का जो सैलरी स्लिप होता है उन्होंने लगाया, और उसके बाद डिपेंडेंट का वीजा उनका लग गया, मतलब हम लोगों का भी वीजा लग गया था। और उस टाइम जो हमने अपॉइंटमेंट लिया था, उस समय अपॉइंटमेंट हमें मुंबई में मिला था, तो मुंबई वाला जो अपॉइंटमेंट हुआ था हमारा, उस वजह से हमारा जो वीजा है और लग गया था यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर पोलैंड का, मैं पोलैंड का ही बता रही हूँ आपको। वैसे तो मेरे बहुत सारी कंट्री का वीजा लग चुका है, और मुझे 15 साल लग गए ये सब काम करते करते, तब जाकर मेरा अभी पोलैंड का लगा है, और 4 से 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ। तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है अगर आपको सही रीजन पता हो तो आप एक वीडियो बनाकर आप अपडेट कर सकते हैं लोगों को, ताकि उनको हेल्प मिले। तो मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए, जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ चुकी थी। अभी तो नहीं आई, अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो बनाती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो किस तरह बनाते हैं। तो अब मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए। मैं क्यों आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी? क्योंकि मैं तो आपको चाहती हूँ कि आप वहां से बाहर निकलें, बिल्कुल निकलें। और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा रिप्लाई और सही रिप्लाई करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी न किसी से थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो अगर आपको, जिन लोगों को लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप मेरी वीडियो वॉच मत कीजिए। आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उनकी वीडियो वॉच कीजिए, लेकिन मैं तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। और यूट्यूब की एक गाइडलाइन भी होती है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। कैसे शेयर कर सकते हैं आप गलत इन्फॉर्मेशन को? तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो मेरा भी वीज़ा ऐसे ही नहीं लगा, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद मैं यहाँ तक आई हूँ। तो अगर मैं, मतलब मान लीजिए मैं इंडिया में भी रह रही हूँ, तो आपको मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि आप कैसे अप्लाई कीजिए, किस तरह से अप्लाई कीजिए, सारे अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करते रहिएगा और आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। आप बस कुछ महीने का वेट कीजिए, 30 जून का, क्योंकि पोलैंड एम्बेसी जो है नई अपडेट ला रही है, जैसा कि आपको पता है, बायोमेट्रिक और वीडियो वेरिफिकेशन का। तो बहुत जल्द आप लोग का वीज़ा लगने वाला है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की और ज़रूरत है। बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल ज़रूर से आपका वीज़ा लग जाएगा। अभी देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो सारे यूक्रेनीज जो हैं ज़्यादातर पोलैंड में ही आकर के, मतलब आकर के रह रहे हैं। उनको असाइलम मिला है, जो भी है, जो भी कह सकते हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनको भी जॉब मिली है, उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब फ्री मिलती हैं यूक्रेनीज को। उनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। बहुत सारे यूक्रेनीज जो है यहाँ के स्टोर्स में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं। तो उनको यहाँ की सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में दे रखी हैं, क्योंकि वो दूसरी अपने देश छोड़ करके वो लोग यहाँ पर आए हैं, इस वजह से। तो यहाँ की जो सरकार है बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ इसलिए मुझे पता है, और कंट्री का तो मुझे पता नहीं है। हालांकि
और कंट्री का वीजा भी मेरा लग चुका है, बट उस टाइम पे मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, इस वजह से मैं बता रही हूँ। पोलैंड में का है जो, तो इस पे मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया हो चुका है, इस वजह से मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी। मुझे तो पता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो बता सकते हैं आप कमेंट्स में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन सही है, तभी वो मेरे से कमेंट करने के लिए आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इन बातों को साइड करते हैं। मेरा काम था बताना, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने बताया। मेरा ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड डेनमार्क, ये 3 कंट्री का वीज़ा मेरा लग चुका है। तो उस टाइम पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, इस वजह से मैं आपको शेयर नहीं करूंगी। लेकिन पोलैंड का मुझे पता है, थोड़ा सा मतलब होश आ गया था मुझे कि अब तो करके ही रहना है, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आई होप आप समझ जाएंगे। 15 ईयर्स लग गए मुझे यहाँ तक आने में, काफ़ी मतलब मेहनत करके यहाँ तक आने में। तो थोड़ा सा लक भी होता है, जब आपके नसीब में होगा आना तभी आप आ सकते हैं। हो सकता है मेरे नसीब में पोलैंड कंट्री लिखी हो, मैंने हर कंट्री के लिए ट्राई किया था, तो वीज़ा तो लग गया था, बट मैं नहीं जा पाई थी। और जा पाई थी जहाँ पर भी, तो उतना मैं ध्यान नहीं देती थी कि किस तरह अप्लाई करना है, कैसे कैसे करना है, तो ध्यान नहीं देती थी, इस वजह से यहाँ का मुझे ज़्यादा पता है। तो आई होप आप ये सब समझ जाएंगे, मेरी बातों को, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को समझेंगे और ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ट्रस्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको अपना शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट कैसे रेडी करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था आपको कि आप जब से अपना एप्लीकेशन रेडी करेंगे तब से आप अपना बैंक का स्टेटमेंट जो है, अपना सैलरी अकाउंट है, हो सके तो आप अलग कर लीजिए, नहीं तो उसी से आप अपना स्टेटमेंट आप रेडी करते रहिए। बस आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है उसको बाहर से। तो चलिए अब मैं कमेंट्स पढ़ देती हूँ कि कौन कौन से कमेंट्स आए हैं और उनका रिप्लाई क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कौन कौन से कमेंट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला कमेंट है कि मैम बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करें। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है आपका आंसर आज की इस वीडियो में है। और मैं आपसे हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो कम से कम आप कहाँ से आपने कमेंट किया है वो आप वहाँ पर कम से कम आप वहाँ पर टेक्स्ट कर दीजिए, ताकि मुझे बताने में हेल्प हो। सेकेंड क्वेश्चन है बैंक अमाउंट कितना शो करना पड़ता है। तो देखिए वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है या 25,000 है इंडिया में, तो अगर वो 3 महीने तक 2.5 से 3 लाख या 4 महीने में भी आपका 2.5-3 लाख रुपए हो जाता है, जब तक आपका अपॉइंटमेंट डेट नहीं आती है तब तक के लिए आपकी अकाउंट में अगर 2.5-3 लाख रुपए तक हो जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा वीजा का। अगर नहीं भी हो पाते हैं तब भी आप उसको जेन्युइन रहने दीजिए। 3 महीने तक की अपनी सैलरी जो है उसमें जेन्युइन रहने दीजिए, उसमें मतलब बढ़ने दीजिए। बस आपको क्या करना है कि दिमाग में इतना रखना है कि 2 से 2.5 लाख तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। और नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं है, बट आपको बाहर से ट्रांजेक्शन नहीं करना है, उसमें डिपॉजिट नहीं करना है बाहर से। जो भी आपका जेन्युइन है उतना ही रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर आपको आई होप मिल गया है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या बैंक स्टेटमेंट में बिना किसी डिपॉजिट के 13 लाख जो बैंक बैलेंस है सफिशिएंट है वीजा के लिए। ये क्वेश्चन है कि उनके बैंक अकाउंट में 13 लाख हैं, तो इतना सफिशिएंट है। तो इतना सफिशिएंट है अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो, और अगर आप डिपेंडेंट के लिए जा रहे हैं तो उस केस में आपको अपना ये जो आपका डिपॉजिट है वो कहाँ से है, कैसे है, कहाँ से आया ये अमाउंट, ये सेविंग अकाउंट आप नहीं दिखा सकते कि आप अपने 13 लाख आपके बैंक अकाउंट में है, ये आपका सेविंग अकाउंट हो गया। अगर आपका सैलरी अकाउंट में अगर आप 13 लाख है तो आपका वीजा 100% आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो जब आपको 13 लाख आपके अकाउंट में है तो आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। लेकिन आपका वीजा हो जाएगा, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे कि ये पैसे मतलब जो हैं ये आपकी सैलरी अकाउंट के हैं या फिर आपके मतलब सेविंग अकाउंट के हैं, ये कैसे पता चलेगा जब तक आप इसमें मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट देना है, वहां पर स्टेटमेंट आपको फिक्स करना है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ इतना अमाउंट आपके लिए सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैम मेरा 2 अकाउंट है, सैलरी एंड सेविंग, तो कौन सा अकाउंट चलेगा।
तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपका जो सैलरी अकाउंट है उसी से आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट जो है रेडी करना है। सेविंग अकाउंट से मत कीजिए। सेविंग अकाउंट अपने खर्चे के लिए रखिए जो आपने सेव किया है, लेकिन आपको 3 महीने तक जब अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है तो 3 महीने तक आप उसमें जुड़ने दीजिए, जब तक आपकी अपॉइंटमेंट की डेट जो है नहीं मिल जाती। 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वर्क एज अ हाउस ड्राइवर इन सऊदी अरेबिया पार्ट टाइम फूड डिलीवरी कंपनी। तो ये 2 जॉब करते हैं, एक है हाउस ड्राइवर और सेकेंड जॉब है इनकी फूड डिलीवरी बाय कंपनी से करते हैं। तो फूड डिलीवरी का जो उनकी सैलरी है उनकी सैलरी अकाउंट में आती है, और हाउस ड्राइवर है तो वो लोग क्या करते हैं, इनको कैश में पेमेंट करते हैं। तो शुड आई गिव द कोड फॉर द डिलीवरी स्टेटमेंट? आप ये डिलीवरी स्टेटमेंट का जो कोड है आप दे सकते हैं, बट अगर आप नहीं देंगे तो बेटर रहेगा आप अपने सैलरी अकाउंट का ही आप स्टेटमेंट आप लगाइए अपने वीजा पर्पस के लिए, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने जो फूड डिलीवरी जो आप करते हैं जिस कंपनी से, आप वहीं का सैलरी स्टेटमेंट आप लगाइए, क्योंकि ये जो कैश में आप ले रहे हैं, कैश तो बाहर से आ रहा है, वो आपको डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इस वजह से आप इसको मत लगाइए। लेकिन आप इसको रेडी रख सकते हैं डॉक्यूमेंट इसका बनाकर इसके कोड के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। 10 नंबर रिजेक्शन के लिए, 10 नंबर रिजेक्शन जो है ओनली कंपनी नॉट ट्रस्टफुल उसके लिए होता है। तो ये आपको जानना चाहिए कि अगर आपकी जो कंपनी है ट्रस्टफुल नहीं है, फ्रॉड है, तो आपको ऑलरेडी वर्क परमिट मिला ही नहीं है, तो आपको रिजेक्शन की बात आती नहीं है, आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं। मेरा ये आंसर है आपसे कि अगर आपको कंपनी फ्रॉड लगती है, मैं एक वीडियो अपडेट मैंने किया है कि आपकी कंपनी जेन्युइन है या फेक है, ये आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपने जिस कंपनी में ट्राई किया है वो कंपनी जेन्युइन है या फेक है। पहले अगर आप इसको पता कर लेंगे तो रिजेक्शन ऑलरेडी ही हो जाएगा। अगर वो फेक है तो ऑलरेडी आप रिजेक्टेड हैं, और जेन्युइन है तो आप बैंक स्टेटमेंट लगाइए। उसके बाद आप देखिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन आता है या नहीं आता है, वो बैंक स्टेटमेंट पे ही आपको डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मंथ 3 लाख अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट वर्क वीजा चलेगा? तो आप लोग खुद सोचिए कि एक महीने में जो लोग 3 लाख रुपीज कमा रहे हैं इंडिया में, उनको बाहर आने की जरूरत ही क्या है। अगर वो घूमने आना चाहते हैं आ सकते हैं, अगर नहीं भी, अगर यहाँ पे परमानेंटली आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। 3 लाख रुपए उनका बहुत है, 1 मंथ में आराम से आपको वीजा मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस जो है, और भी बहुत सारे कमेंट्स जो थे मैंने अभी लिखे नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे जैसे कमेंट्स आते जाएंगे आपको दिख भी जाएगा, आप कमेंट सेक्शन पढ़ा कीजिए तो आपको दिख भी जाएगा कि क्या कमेंट आए हैं और क्या मैंने रिप्लाई दिया है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ताकि आप भी बाहर निकल सके। बहुत से लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी इंडिया ही बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे इंडिया आज भी अच्छा लगता है और मैं आज भी जाना चाहूँगी। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ अभी तक इंडिया विजिट नहीं किया है, तो कोशिश है मेरी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए मैं इंडिया आऊँ घूमने फिरने के लिए और सबसे मिलने के लिए भी। तो आई होप इस वीडियो से आपको आज के बैंक स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर आपको कमेंट्स में भी बताऊंगी, और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी आएगा। अभी एक नया वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो पासपोर्ट के लिए, जो कि नया अपडेट आया है, तो उसको भी मैं जल्दी जल्दी लाने वाली हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए भी वीडियो आएगा। तो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो बैंक स्टेटमेंट के लिए लगा, इस वजह से मैं आज के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आप अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास भी समय कम है, जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा आने वाला है। मेरी यही कोशिश है कि आप लोग जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अच्छा रेडी करके रखिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को लगती भी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा कमेंट्स, प्यार, सपोर्ट कीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।